वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सारे के सारे ऑनलाइन स्टूडेंट मुझे जल्दी से बताएंगे क्या मेरा वॉइस आप लोगों तक क्लियर आ रहा है। जल्दी से बताइए। साथ में मुझे बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स गिव अ वेरी क्विक रिप्लाई, क्या मेरा वॉइस आप लोगों तक आ रहा है। वेरी गुड। यस ऑफलाइन स्टूडेंट्स, ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है मेरा। चलिए, तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। तो कल हमारा पूरा का पूरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या था कि आखिर कॉस्ट अकाउंटिंग की नीड क्यों पड़ी। कॉस्ट अकाउंटिंग की नीड क्यों पड़ी उसी को थोड़ा आगे और चलते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या बनाना होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमें बनाना होता है एक इनकम स्टेटमेंट, जो कि किस तरीके से बनता है। जो बनता है, सबसे पहले हम लोग लेते हैं सेल्स। सेल्स में से हम लोग माइनस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तब जाके हमारे पास क्या आता है, तब जाकर के हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। और इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लोग लेस करते हैं सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऐड कर देते हैं अदर ऑपरेटिंग इनकम। तो मेरे पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर हम लोग ऐड कर देते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम को, लेस कर देते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, हमारे पास क्या आता है नेट प्रॉफिट। और ये पूरा का पूरा काम कौन सा पर्सन करता है, ये पूरा का पूरा काम करता है सी। अगर मैं अगर मैं इस स्टेटमेंट को वापस बनाऊं, इस स्टेटमेंट को वापस बनाऊं कैसे बना सकता हूं बताओ। क्या मैं इसको यूं बना सकता हूं क्या, सेल्स में से पहले लेस करो प्रोडक्ट की कॉस्ट। अब प्रोडक्ट को बनाने में हमें क्या क्या चीजें काम में आएंगी। मटेरियल काम में आएगा, लेबर काम में आएगी, और साथ में कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस काम में आएंगे। इनको लेस कर दो। फिर इसके बाद अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस कर दो, अदर ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर दो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर दो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या कर दो, लेस कर दो। तो मेरे पास क्या आ जाता है, मेरे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। इसको इस तरीके से भी बनाया जा सकता है क्या, हाँ या ना में रिप्लाई देंगे मुझे सारे। वो तो एक स्टेटमेंट फॉर्म था, और ये कौन सा फॉर्म है आपका, नॉर्मल फॉर्मूला। अगर बात करूं तो फॉर्मूले के भी आप पे। चलो एक काम करते हैं, एक सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं। मैं काम करता हूं माउस का। अब ये नहीं चूहे खरीदने बेचने का काम नहीं करता। किसका काम करता हूं, माउस जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के अंदर आता है। तो मुझे क्या है, क्या बनाना है, एक पर्टिकुलर माउस की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। अब माउस की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, वायर चाहिए, कुछ रबड़ भी आता है क्या इसके अंदर, रबड़ चाहिए। और इसको बनाने के लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, लेबर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, प्लास्टिक सपोज करो एक माउस के अंदर लगा 40 रुपी, वायर लगी है 10 रुपी की, रबड़ लगा है 20 रुपी का। रबड़ कितने का लगा है, 20 रुपी का। लेबर, लेबर का मैंने अमाउंट पे किया 40 रुपी एक माउस को बनाने में। टोटल कितने रुपए लग गए, और मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर मैं कितने का प्रॉफिट अर्न करूं, 90 रुपए का प्रॉफिट अर्न करूं।
तो इसको सेल कितने में करना पड़ेगा? इसको सेल करना पड़ेगा 200 रुपए में। ठीक है, मेरे पास एक पर्सन आया, उस पर्सन को मैंने ये प्रोडक्ट, पर्सन का नाम था गोलू। क्या नाम था? गोलू। जब गोलू को मैंने ये प्रोडक्ट सेल किया तो मैंने सेल प्राइस कितना डिसाइड कर रखा था? 200 रुपए का डिसाइड कर रखा था। तो गोलू को मैंने माउस कितने में सेल कर दिया? 200 रुपए में सेल कर दिया। क्योंकि मुझे पता था कि जब मैंने इस प्रोडक्ट को बनाया तो इस प्रोडक्ट को बनाने में मेरे को कितने की कॉस्ट का पेमेंट करना पड़ा, मुझे कितने रुपए का खर्चा करना पड़ा? 110 रुपए का। तब जाके मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ? 90 रुपए का। क्या मेरी सारी बातें आपको समझ में आई अभी तक? इधर इसके अंदर हमने क्या किया? सिंपल सा कंसेप्ट था कि 40 रुपए का प्रोडक्ट था, मेटेरियल प्लास्टिक आ गई, वायर आ गई 10 रुपए की, रबड़ आ गई 20 रुपए की, लेबर को दे दिए 40 रुपए, टोटल 110 रुपए मेरे लग चुके हैं और मैं प्रॉफिट अर्न करना चाहता हूं 90 रुपए का। तो मेरी सेल कितने की हो गई? 200 रुपए की सेल प्राइस होनी चाहिए। गोलू आया, गोलू को मैंने प्रोडक्ट कितने में बेचा? 200 रुपए में बेच दिया। चलो ठीक है। अब मेरे पास बोलू नाम का एक और लड़का आया, उसने बोला एक माउस और दो। अब मैंने इसको माउस दिया 300 रुपए का। बाय चांस नहीं, रियलिटी में गोलू और बोलू एक मां के बिछड़े हुए दो बच्चे, लेकिन अभी दोनों क्या थे? दोस्त थे। तो बोला मैं तो 200 का लाया था, आप मेरे को 300 रुपए का ये प्रोडक्ट क्यों बेच रहे हो? आपने उसको तो कितने रुपए का दिया था? 200 रुपए का। मैंने बोला बात तो तू सही बोल रहा है, लेकिन मैं तेरे को एक डिटेल में बात समझाता हूं, उसको समझना। डिटेल में एक बात समझा रहा हूं, तो उसको समझना। अब जो बात उसको समझा रहा है ना, वो उसने कब सोची थी? जब गोलू को उसने प्रोडक्ट बेचा, बेचने के बाद उसने कैलकुलेशन किया। क्या कैलकुलेशन किया वो सुनना और समझना। इसने बोला प्लास्टिक 40 रुपए की आई, वायर 10 रुपए की आई, रबड़ 10 का आया, लेबर 40 रुपए की आई। इन सभी ने बैठ करके काम कहां पे किया? फैक्ट्री में काम किया। फैक्ट्री चलो मैंने बाहर से रेंट पे नहीं ले रखी थी, मेरे घर पे ही काम करवाया। मेरे घर पे ही मेरी बिल्डिंग में काम हुआ तो वो मेरी कैपिटल हुई। अगर वो कैपिटल में मार्केट के अंदर, बैंक के अंदर इन्वेस्ट करके आता, वो इंटरेस्ट देती कितने रुपए का? 20 रुपए का सपोज करो। पर माउस कितने रुपए का इंटरेस्ट देती वो? 20 रुपए का। मुझे क्या मिलता? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता। अब इतने लोगों के साथ मैं बैठ करके काम कर रहा हूं, तो मैं खुद वहां पर बैठा, तो मेरे खुद की पर माउस की कॉस्ट कितने की लग रही है? मतलब खुद की अगर मैं सैलरी की बात करूं तो वो कितने की लग रही है? 30 रुपए की। क्या मैंने उसको इधर से माइनस किया था क्या? नहीं किया था ना, बिल्कुल ही नहीं किया था। अब माइनस कर देते हैं। माइनस, कल हम लोगों ने बात की थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ओन सैलरी, दीज आर द नॉन ऑपरेटिंग, दीज आर दी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये बिजनेस से डायरेक्टली रिलेट नहीं करते हैं। तो जब मैंने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस किया 50 रुपए को, तो मेरा एग्जैक्टली प्रॉफिट कितना आ गया? 40 रुपए का। अब क्या करूं? मुझे प्रॉफिट तो कितने का अर्न करना था? कम से कम 90 रुपए का। इसलिए मैंने क्या किया, जब मेरे पास बोलू आया तो बोलू को मैंने प्रोडक्ट कितने का बता दिया? बोलू को प्रोडक्ट बता दिया 300 रुपए का। क्योंकि मुझे आइडिया है 200 की चीज जब मैं 300 में बोलूंगा, ग्राहक लेकर के जाएगा क्या? नहीं लेकर के जाएगा, मोल भाव करेगा। तो इस प्रोडक्ट को मैं कितने में सेल कर दूंगा? 250 में सेल कर दूंगा। उसमें से पहले प्रोडक्ट की कॉस्ट माइनस करूंगा 110 रुपए, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 140 रुपए का। फिर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 50 रुपए के। अल्टीमेट जाके मुझे कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 90 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन बोलू को प्रोडक्ट कितने में बेचना चाह रहा था? 300 रुपए का बेचना चाह रहा था ना। तो यहां पे जो 50 रुपए का लॉस हो रहा है, वो किससे रिकवर करने सोच रहा था मैं?
बोलू से रिकवर करने के लिए सोच रहा था। अब बोलू को एक्सप्लेनेशन देने बैठा, मैंने बोलू को क्या बताया, मैंने बोला बोलू बेटा देख, 90 रुपी तो 110 रुपए तो मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट है, 50 रुपए 110 रुपए मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट है, ठीक है। 50 रुपए मेरी सैलरी के हैं खुद की, और मेरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हैं, और मुझे कम से कम कितने का प्रॉफिट अर्न करना है, 90 रुपए का प्रॉफिट अर्न करना है। तो ये प्रोडक्ट मैं तुझे कितने रुपए में दूंगा, ये प्रोडक्ट मैं तुझे दूंगा 250 रुपए में। अब एक बात बताओ, एक पर्सन 200 रुपए में प्रोडक्ट ले गया, उसी के घर का दूसरा पर्सन आया, या वही खुद आएगा, वो आपको 250 रुपए देकर के जाएगा क्या? नहीं देके जाएगा ना। तो इधर बोलू का क्या रिप्लाई आया, बोलू ने बोला मैं तेरे को 110 रुपए देने के लिए तैयार हूं। कितने रुपए देने को तैयार हूं? 110 रुपए मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं तेरे को 90 रुपए प्रॉफिट के देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तेरी सैलरी से और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से मुझे क्या लेना देना, तू जान और तेरा काम जाने। मैं तो तेरे को कितने रुपए दूंगा? 200 रुपए दूंगा। सिचुएशन ये है सिंपल सी। बोलू ने जो बात बोली एकदम करेक्ट बोली कि जो प्रोडक्ट तेरे पास बन रहा है मैं उसके पैसे दे दूंगा, तेरा प्रॉफिट है वो प्रॉफिट दे दूंगा, लेकिन मैं तेरे को नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। बोलू का कहना सही है या गलत है? सही है ना एकदम। उसको क्या लेना देना। अब मेरे लिए तो क्या हो गई, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि प्रोडक्ट का सेल प्राइस मैं मैक्सिमम कितना रख सकता हूं, 200 रुपए ही रख सकता हूं। प्रोडक्ट का सेल प्राइस मैक्सिमम मैं कितना रख सकता हूं? 200 रुपए। 200 रुपए से ज्यादा नहीं कर सकता, कम करना हो तो कम कर सकता हूं। मैंने मेरा टारगेट सेट कर दिया कि मुझे प्रॉफिट कम से कम कितने का अर्न करना है, 90 रुपी अर्न करना है। कितने का प्रॉफिट अर्न करना है? 90। तो मेरी कॉस्ट कितनी लग रही है? प्रोडक्ट की कॉस्ट का जब मैं कैलकुलेशन करने गया तो कॉस्ट कितने की लग रही है? 110 रुपए की तो प्रोडक्ट की कॉस्ट लग रही है, और उसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने के लग रहे हैं? 50 रुपए के लग रहे हैं। मतलब मेरे पास सेलिंग प्राइस है, मेरे पास प्रॉफिट है, मेरे पास प्रोडक्ट की कॉस्ट भी है, कितने रुपए की? 110 रुपए की। अब मेरे को डिसीजन लेना है कि मैं प्रोडक्ट 200 रुपए में सेल करूं या फिर ना करूं। मुझे अल्टीमेट क्या लेना है? मुझे लेना है डिसीजन कि प्रोडक्ट को सेल करूं या ना करूं। वैसे डिसीजन आएगा नहीं करूं, क्योंकि मेरे को कितने रुपए का प्रॉफिट अर्न करना है? कम से कम 90 रुपए का। अब मैं क्या कर सकता हूं कि प्रॉफिट मुझे 90 रुपए का ही हो। सेल प्राइस बढ़ा सकते हो क्या? नहीं बढ़ा सकते, भूल जाओ। सेल प्राइस बढ़ा सकते हो? बिल्कुल नहीं। इस 50 रुपए के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। क्या प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं क्या? लेबर को क्या बोलूं, तुम 1 घंटे में 2 माउस बनाते हो, तुम 1 घंटे में 6 माउस बनाओ, तो पर माउस कॉस्ट कम होगी या बढ़ेगी? कम हो जाएगी। तुम प्लास्टिक की वेस्टेज ज्यादा करते हो, तुम क्या करते हो? प्लास्टिक की वेस्टेज को क्या करते हो? ज्यादा करते हो। इसको क्या कर दो? कम कर दो। वायर की कॉस्ट जो लग रही है, तुम वेस्टेज ज्यादा करते हो, उसको क्या कर दो? कम कर दो। इससे क्या होगा? अल्टीमेट हमारी कॉस्ट के अंदर क्या आ जाएगा? कंट्रोल आ जाएगा। और फ्यूचर के अंदर हम लोग सोच सकते हैं कि कॉस्ट क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। अगर कॉस्ट इस 110 रुपए को अगर मैं 60 रुपए लेकर के आ जाऊं, इसको कितने रुपए पे लेके आ जाऊं? 60 रुपए पे लेकर के आ जाऊं, तो क्या एकदम काम सही होगा? हाँ होगा। कैसे होगा? प्रोडक्ट का सेल प्राइस कितना डिसाइड किया तुमने? 200। इसमें से सबसे पहले तुम्हारा प्रॉफिट हटा दो, कितने रुपए का? 90 का। तो कितने रुपए बचे? 110। इसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हटा दो, कितने रुपए के? 50 रुपए के। तो कितने रुपए बचे? 60। और 60 रुपए ही प्रोडक्ट की कॉस्ट है, तो कितना बच गया? 0। परफेक्ट है ना। मतलब अगर कॉस्ट को मैं चेक कर लूं तो उससे मुझे क्या फायदा होगा? मुझे फायदा होगा कि मैं मेरे प्रॉफिट को क्या कर सकता हूं? अर्न कर सकता हूं। क्या ये सारी चीजें आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर पढ़ी? क्या ये चीजें सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी हेल्प कर सकता है क्या इन चीजों का कैलकुलेशन करने में? हाँ या ना? हाँ या ना? सेल प्राइस तो आपको क्वेश्चंस के अंदर दिख जाते हैं,
लेकिन मुझे आप ये सारे बच्चे रिप्लाई दे दो जितने भी ऑनलाइन हो, क्या ये सारी की सारी चीजें आपने आज तक जो अकाउंटिंग पढ़ी है उसके अंदर की? नहीं की ना। इसीलिए इन कमियों को देखते हुए ही हम लोगों ने नई अकाउंटिंग बनाई जिसका नाम क्या रखा गया? कॉस्ट अकाउंटिंग। आखिर कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों बनाई गई, उसके रीजंस क्या थे? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, मैं आज बात करूंगा किसके ऑब्जेक्टिव्स की? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करूंगा तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन किसकी हेल्प के थ्रू किया जा सकता है? केवल कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प के थ्रू ही किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। बी, कैलकुलेशन और एस्टिमेशन ऑफ सेल्स प्राइस। प्रोडक्ट का सेल प्राइस मुझे कितना डिसाइड करना है, वो भी मैं किसके बिहाफ पे कर सकता हूं? वो भी मैं केवल कर सकता हूं कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प के थ्रू। सी, एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट कर सकते हैं क्या? एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्रॉफिट, कि हर प्रोडक्ट के ऊपर हमें कितने का प्रॉफिट होने वाला है, उसकी हेल्प के लिए भी हमें क्या काम में आएगी? कॉस्ट अकाउंटिंग काम में आएगी। ठीक है। उसके बाद डी पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, डी पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे एक बात तुम लोग ये समझाओ, मुझे प्रोडक्ट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? डिफरेंट डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्ट, कि मुझे प्रोडक्ट बनाना चाहिए या फिर प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहिए, उसके लिए भी हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? उसके लिए भी हमें रिक्वायरमेंट है किसकी? कॉस्ट अकाउंटिंग की। डिफरेंट डिसीजन रिगार्डिंग दी प्रोडक्ट, कि मुझे वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तीसरा, चार हो गए, पांचवा, क्या कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करेगी क्या मेरी? लेबर को बोलूंगा तू पेमेंट, ज्यादा मटेरियल यूज कर रहा है उस मटेरियल को कम यूज कर, तू अपना टाइम ज्यादा वेस्ट कर रहा है उस वेस्ट को क्या कर, कंट्रोल के अंदर लेकर के आ। तो उसके अंदर भी मेरी हेल्प कौन करेगा? उसके अंदर भी मेरी हेल्प करेगी कॉस्ट अकाउंटिंग। और एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, कॉस्ट रिडक्शन इज ऑल्सो, जस्ट अ सेकेंड, कॉस्ट रिडक्शन, इन सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए ही, इन सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए ही किसका जन्म हुआ है? होता है ना, हर जो भी चीज अर्थ पे है उसका कोई रीजन है। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेन काम क्या होता है? प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना। कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे पहला और सबसे मेन काम क्या है? किसी भी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट का क्या करना? किसी भी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन करना, प्रोडक्ट के सेल प्राइस को डिसाइड करना, प्रोडक्ट के प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिसीजंस लेना, कॉस्ट को कंट्रोल करना।
कॉस्ट को कंट्रोल करना, साथ ही साथ कॉस्ट को क्या करना, रिड्यूस करना। दीज ऑल आर दी मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हेल्प के थ्रू किए जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं किए जा सकते। तो ये कुछ कमियां थी किसके अंदर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। उन कमियों को पूरा करने के लिए किसका जन्म हुआ है, हमारी महान कॉस्ट अकाउंटिंग का। हाँ जी, सभी को क्लियर ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? हाँ या ना में रिप्लाई। हाँ बेटा, क्या ऑनलाइन बच्चे मेरे हिसाब से थोड़ी नींद ले रहे हैं? यस यस, रिप्लाई फास्ट, वेरी गुड। चलें आगे। अब आगे सुनो, बार बार सर ये कॉस्ट 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 चल रहा है, तो पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट। आखिर ये कॉस्ट क्या होती है, बता सकते हो क्या मुझे? व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट, बोलो। चलो तो आई 9th 10th क्लास की बातें करते हैं, मजा आएगा, रिकॉल करेंगे। इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, 11th 12th में भी इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। ठीक है, कि ह्यूमन दो तरीके की एक्टिविटी करता है। कौन कौन सी करता है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एनीथिंग विच इज रिलेटेड विद द मनी नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी किस बिहाफ पे की जाती है? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज। किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, तो किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है लैंड की, लेबर की, कैपिटल की, एंटरप्रेन्योर की। लैंड को रिटर्न में दिया जाता है रेंट, लेबर को रिटर्न में दी जाती है वेजेस, कैपिटल को रिटर्न में दिया जाता है इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को रिटर्न में क्या दिया जाता है? प्रॉफिट। दीज ऑल आर दी रिसोर्सेस। लैंड अपने आप में एक रिसोर्स है, लेबर ह्यूमन रिसोर्स है, कैपिटल पैसे वाला रिसोर्स है, एंटरप्रेन्योर जो है ह्यूमन है, तो ये भी क्या है? ह्यूमन रिसोर्स है। तो इन ह्यूमन रिसोर्सेस को जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट दिया जा रहा है, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जितने भी रिसोर्सेस काम में आ रहे हैं, उसको दिया जाने वाला मनी क्या कहलाता है? कॉस्ट कहलाता है। आगे बात समझ में? व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? डेफिनेशन लिखता हूं मैं इसकी। फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज we need some types of resources। किसी भी तरीके का प्रोडक्ट हो, उस प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं, तो उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। द वैल्यू ऑफ द इकोनॉमिक वैल्यू, इसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू, द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ resources are regarded as cost। प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। उसके अलावा मटेरियल भी चाहिए, रॉ मटेरियल। तो उन सारे के सारे रॉ मटेरियल हो गया, लैंड हो गया, लेबर हो गया, उन सब जो रिसोर्सेस है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है। जब उन इकोनॉमिक वैल्यू का मैं टोटल करूंगा, तो हमारे पास क्या आएगी? उस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकल करके आएगी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रिसोर्सेस। और रिसोर्सेस की कौन सी वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग? इकोनॉमिक वैल्यू की बात कर रहे हैं। आ गई बात समझ में? व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? पहले कॉस्ट के ऑब्जेक्टिव आपको बता दिए गए, फिर आपको बता दिए गए
व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट, कि आखिर कॉस्ट का लेना देना क्या है। अभी तक हम लोग हमारे अल्जाम तक नहीं पहुंचे हैं, अंजाम तक पहुंचना बाकी है। अब मेरे को ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्टिंग, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्टिंग, बताइए क्या होती है कॉस्टिंग का मतलब, कौन बताएगा। यस यू, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्टिंग। यस, ऑनलाइन प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों। बताऊं भाई साहब, कॉस्ट का कैलकुलेशन करने के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या होती है, टेक्निक्स होती हैं। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सारे क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं, और बहुत सारी क्या होती है, टेक्निक होती है। एग्जाम्पल, रोड बना रहे हैं, तो रोड कितने सालों में बनता है, 4-5 साल में नेशनल हाईवे बनता रहेगा। हमारा जयपुर पास में ही है, यहाँ पे एक मेट्रो चलती है, उस मेट्रो का कंस्ट्रक्शन करने करने में 6 से 7 साल लग चुके थे। अभी परकोटा है, परकोटे में मेट्रो अभी तक पूरी प्रॉपर वे में नहीं गई है, उसकी कॉस्ट का कैलकुलेशन अभी तक चल रहा है, जब बनेगी तब होता रहेगा। और एक एग्जांपल ले लो, चीनी बनानी है, चीनी किसकी हेल्प के थ्रू बनती है, शुगर केन। पहले शुगर केन का जूस, जूस बना करके क्या आएगा, पार्टिकल, पार्टिकल को पैक करके भेजा जाएगा। तो पर्टिकुलर एक प्रोसेस है ना। लोहा कहां से आता है, आयरन कहां से आता है, आयरन ओर की माइनिंग होती है। पहले आयरन ओर आएगी, उस आयरन ओर को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिसमें से आयरन, स्टील, कॉपर, ब्रॉन्ज अलग अलग किए जाएंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोसेस है। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आयरन और की हेल्प के थ्रू आयरन, कॉपर, ब्रॉन्ज तो प्रोसेस है, तो उसके अंदर प्रोसेस की जो कॉस्ट को कैलकुलेट करने की टेक्निक लगती है ना, उसे बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। कौन सी कॉस्टिंग बोलते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग। बात करें अब, हम लोग रोड बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, जो 1 साल से ज्यादा के लिए चलते हैं, उसके लिए सारा का सारा काम किसके दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जाता है। तो उसकी कॉस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग कौन सी कॉस्ट को एज्यूम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को। ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जब बनाने के लिए जाया जाता है, उसकी भी क्या होती है, प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस में जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट को प्योरिफिकेशन पे डाला जाता है, पेट्रोल अलग निकलता है, डीजल अलग निकलता है, कैरोसिन अलग निकलता है। उसके अलावा गाड़ियों में डलने वाला ऑयल अलग से निकलता है। अब गाड़ियों में डलने वाला ऑयल होता है, वो भी दो तरीके का होता है। एक तो एकदम प्योर होता है, और एक जैसे व्हील होते हैं ना, उस व्हील के अंदर अलग से ग्रीस डाला जाता है। साथ में एक सी ऑयल नाम का प्रोडक्ट आता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट आ रहे हैं, मतलब एक मेन प्रोडक्ट से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जॉइंट प्रोडक्ट और निकल करके आ रहे हैं ना। तो उसके लिए हमें कॉस्टिंग की जो टेक्निक पढ़नी होती है, उसे क्या बोलते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट टेक्निक और बाय प्रोडक्ट टेक्निक। वैसे ही, वैसे ही क्या करना होता है कि आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट में तो 2 से 3 साल काम होगा। अब आपके घर पे आपको कलर करवाना है, आप गए मार्केट में, एक पेंटर को पकड़ा और एक दिन के पकड़ के लिए लेके आया, उसको बोला पेंट कर देना। अब उसको आप पेमेंट दोगे, किसके भी आप पे दोगे, जितना जितना उसने काम किया, जितनी उसने जॉब की। तो उधर प्रोडक्ट की जो टेक्निक लगती है, जो मेथड लगता है, उसे बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। क्या बोलते हैं, जॉब कॉस्टिंग। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों को यह चीज समझाना चाह रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्टिंग, फॉर द calculation of total cost of any product, there are various methods and techniques. These all are known as
These all are known as ये मेथड्स और टेक्निक्स जो हैं उसे क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग बोलते हैं। यहां पे आप एग्जाम्पल लिखेंगे कि अगर मुझे कोई पर्टिकुलर वर्क करवाना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कौन सा, पेंट का, तो जहां पे जो मेथड यूज किया जाएगा उस मेथड को हम लोग बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। फिर मैंने आपको बताया किसी भी तरीके की रिफाइनरी है, माइनिंग है, तो इस केस के अंदर कॉस्टिंग का जो मेथड यूज किया जाएगा उसे क्या बोलते हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग। फिर मैंने आपको बताया रोड्स हैं, ब्रिज हैं, इनकी टोटल कॉस्ट का जब आपको कैलकुलेशन करना है तो यहां पे जो कॉस्ट का कैलकुलेशन होगा वो किसके बिहाफ पे होगा? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बिहाफ पे होगा। इसके अलावा ये तो गुड्स गुड्स की बातें हो रही हैं। अच्छा, लोगों को आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करवा दी। क्या प्रोवाइड करवाई? सर्विसेज। सर्विसेज के अंदर कल पढ़ा था हमने एजुकेशन, हॉस्पिटल। इसकी टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए कॉस्टिंग की जो टेक्निक यूज की जाती है या जो मेथड यूज किया जाता है उसका नाम होता है सर्विस कॉस्टिंग। सब कुछ डिटेल में पढ़ना है। कल की क्लास के अंदर आपको बहुत अच्छे से एक चीज समझाई थी कि 4 तो टेक्निक है और 5 मेथड्स हैं। ये रहे आपके सामने, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग। सब कुछ डिटेल में हमें पढ़ना है, ठीक है। और एक दो मेथड और लिख सकते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट। ये टेक्निक है या मेथड है, पहले ये बताओ मुझे। दीज ऑल आर द टेक्निक्स और मेथड्स? दीज आर दी टेक्निक्स। अगर मैं मेथड्स की बात करूं तो आता है मार्जिनल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, बजटरी कॉस्ट। 3 तरीके की क्या आती है, और एक आती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। कल लिखवाए थे ये सारे, ठीक है, लिखे थे ना ये? जो कौन कौन से थे? मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी, और एक क्लास में था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। दीज ऑल आर दी मेथड्स। चले आगे। सभी को कॉस्टिंग का मतलब क्लियर है? और कॉस्ट का एक बार छोटा सा रिकैप दे देते हैं पूरा का पूरा। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट। किसी भी गुड्स को बनाने में, सर्विसेज को बनाने में जो भी रिसोर्सेस आते हैं, उस रिसोर्सेस में लगने वाले इकोनॉमिक वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं। उस इकोनॉमिक वैल्यू को कैलकुलेट करने की जितनी भी टेक्निक्स हैं, जितने भी मेथड्स हैं, उन मेथड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग। क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग। एग्जाम्पल्स लिख दिए गए हैं आपके सामने। अब एक बात बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग? क्या मतलब है कॉस्ट अकाउंटिंग? हाउ टू प्रेजेंट कॉस्टिंग इन सिस्टमैटिक वे। कॉस्ट अकाउंटिंग हमें बताता है कि कॉस्टिंग को किस तरीके से सिस्टमैटिक वे के अंदर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब एक आती है आपकी कॉस्ट अकाउंटेंसी।
ये क्या होती है फिर? ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्टिंग को लेकर के और कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो सारे के सारे हमें पढ़ने को मिलते हैं। कहां पढ़ने को मिलते हैं? कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर। आगे बात समझ में क्लियर? 5 वर्ड दिए मैंने आपको आज। कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी। 4। पांचवा क्या दिया? ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। पहले बात करते हैं कॉस्ट। प्रोडक्ट को बनाना है, सर्विसेज को बनाना है, रिसोर्सेस लगेंगे। उस रिसोर्सेस की इकोनॉमिक वैल्यू क्या कहलाएगी? कॉस्ट। उस कॉस्ट का कैलकुलेशन करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का यूज किया जाएगा, उसे बोलेंगे कॉस्टिंग। उसको सिस्टमेटिक वे में कैसे रिप्रेजेंट करें, कौन बताएगी? कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे ना, जैसे अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, वैसे ही कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। उन रूल्स को फॉलो करते हुए हमें कॉस्टिंग के सारे सॉल्यूशन करने होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटेंसी। अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आप लोगों से बात करूं, किसके बारे में? ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आपसे बात करूं, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं? प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन करना, प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस का पता लगाना, प्रोडक्ट के प्रॉफिट का पता लगाना, प्रोडक्ट को बनाया जाए या फिर नहीं बनाया जाए उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेना, कॉस्ट को कंट्रोल करना और लास्ट में कॉस्ट को क्या करना? रिड्यूस करना। अब कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा व्हाट इज कॉस्ट कंट्रोल एंड व्हाट इज कॉस्ट रिडक्शन। आपने बोल दिया मेरे पास तो 100 रुपए हैं, मैं कितने का खर्चा कर सकता हूं? 100 रुपए का। अगर आपका काम 100 रुपए में पूरा हो जाता है, मतलब आपने कॉस्ट के अंदर क्या कर लिया? कंट्रोल। अगली बार काम करोगे, वही काम अगर 100 से कम में कर दिया तो वो हो गया कॉस्ट रिडक्शन, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वांटिटी एंड क्वालिटी। 100 रुपए मिले, 100 रुपए में के अंदर अंदर मेरा काम खत्म हो गया, कॉस्ट कंट्रोल हो गई। अब दोबारा वही काम कर रहा हूं, लेकिन वही काम कर रहा हूं सेम क्वांटिटी और सेम क्वालिटी से, लेकिन 100 से क्या लग रहे हैं? कम रुपए लग रहे हैं, मतलब आपने कॉस्ट को क्या कर लिया? रिड्यूस कर लिया। तो ये दोनों चीजें किसके अंदर पॉसिबल है? कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ही पॉसिबल है। सारे स्टूडेंट मेरे जल्दी से रिप्लाई दे दो कि क्या आपको जो अभी तक आज पढ़ाया गया सभी को क्लियर? जल्दी से। क्लियर? चलिए कुछ और पढ़ते हैं। हमारे कुछ बच्चे भागने की तैयारी में थे। कॉस्ट, ये कॉस्ट कॉस्ट क्या है? किसी भी प्रोडक्ट की अगर मैं टोटल कॉस्ट के बारे में आप लोगों से बात करूं, चर्चा करूं, चर्चा जब की जाती है कॉस्ट के रिगार्डिंग, तो ध्यान रखना हर प्रोडक्ट की कॉस्ट डिवाइड होती है 2 कैटेगरी के अंदर। कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड होती है? 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड होती है। एक तो होती है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट को बनाएंगे, प्रोडक्ट को बनाने के अंदर क्या लगता है? बताना क्या क्या लगता है? सबसे पहले लगता है मटेरियल, फिर लगता है लेबर, फिर लगते हैं एक्सपेंसेस। चाहे मैं डायरेक्टली की बात कर लूं, चाहे मैं इनडायरेक्टली की बात कर लूं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। ठीक है। जब कभी भी डायरेक्ट कॉस्ट, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस का टोटल किया जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं
प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। एंड द टोटल ऑफ ऑल द इनडायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज ओवरहेड्स। पॉइंट नंबर बी। कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, यह जानने के लिए मिलेंगे कल। थैंक यू ऑल।